पार और सरहद के उस पार के सभी दोस्तों को हमारी तरफ से सलाम नमस्ते। मैं डॉक्टर शमिनाज प्रगतिशील साहित्यिक एवं सांस्कृतिक समाज की तरफ से आप सबका इस्तकबाल स्वागत करती हूँ। जमहूरियत का एक स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारिता क्षेत्र में तो यूं तो बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं आजकल के दौर में, पर ऐसे वक्त में भी कुछ पत्रकार रिपोर्टर मजबूती से डटे हुए हैं जो कि सही मायने में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इसमें सज्जाद अजहर पीरजादा का भी एक नाम आता है जो कि लाहौर से हैं। तो आज हम उनसे के साथ बातें करेंगे और इनके तजुर्बों से रूबरू होंगे। तो मेरे साथ हैं गजाला यास्मीन, जो कि आलिया विश्वविद्यालय कोलकाता में पत्रकारिता विभाग में प्रवक्ता हैं। इन्होंने देश विदेश के में सेमिनार में शिरकत की है। ये बहुत अच्छी स्पीकर मानी जाती हैं और इन्हें अक्सर नेशनल और लोकल चैनल में अलग अलग विषयों पर डिस्कशन के लिए बुलाया जाता है। इनकी उपलब्धि ये है कि अमेरिका सरकार की एक विशेष परियोजना इंटरनेशनल विजिटर प्रोग्राम में इनका चयन किया गया था, जिसमें अलग अलग मुल्कों के लोगों ने अपना देश का प्रतिनिधित्व किया था, जिसमें इन्होंने हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व किया था। और ये 3 भाषाओं हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में कविताएं लिखती हैं। तो गजाला और सज्जाद जी दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। गजाला, आप हमें जरा सज्जाद जी के शख्सियत से रूबरू करवाइए। बहुत शुक्रिया आपका शमिनाज। शमिनाज का जो ये मंच है, जो प्रगतिशील लेखनी और जो कल्चरल सोच, उनकी प्रोग्रेसिव सेक्युलर सोच है, उसको बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले तो वो बधाई की पात्र हैं। तो मेरी तरफ से उनको बहुत मुबारकबाद। ये जो उन्होंने इस पैंडेमिक के दौरान ये बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम ऑनलाइन शुरू किया है, जो कि एक कल्चरली स्टिमुलेटिंग होता है, वो हमें सोचने पर बिल्कुल आमादा कर देता है। और शमिनाज अपने आप में उन्होंने बहुत तारीफी की हम लोगों को, बट शमिनाज के बारे में ये कहूँ तो वो बहुत ही बेहतरीन लेखिका हैं। कई किताबें उनके नाम से आई है, छोटी कहानियां, शॉर्ट स्टोरीज, कविताएं, और हर तरह के लिटरेरी प्लेटफॉर्म पे उनका काफी नाम है। जो हिंदुस्तान की सांस्कृतिक और लिटरेचर विभिन्न क्षेत्र हैं, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, इंटरनेशनली वो बहुत ज्यादा प्रख्यात हैं, बहुत ही ज्यादा उनकी ख्याति सब तरफ है। तो ये तो शमिनाज के बारे में। तो शमिनाज, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे आमंत्रित किया, मुझे मद्दू किया इस कार्यक्रम में। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपनी जबान कम से कम वो रखूं ताकि उर्दू और हिंदी भाषी दोनों मुझे समझ सके। और अब जो हमारे आज के जो प्रवक्ता या जो सहाफ़ी हमारे साथ हैं, सज्जाद पीरजादा साहब, ये लाहौर से हैं, और इनकी जो सहाफत है, इनकी जो पत्रकारिता है, वो बड़ी ही ज्वलंत और क्रांतिकारी पत्रकारिता है। क्योंकि आज के दिन में जब हम देखते हैं कि समाज अनेक रूढ़िवादी विचारों में बटा है, अनेक मतभेद में बटा है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, जात के नाम पर, मजहब के नाम पर जो हमारे बीच में रेखाएं खिंच गई हैं, जो दूरियां हमारे बीच में आ गई हैं, तो इस दूरी को वो कम करते हैं, उसको खत्म करने की कोशिश करती हैं, और पीस, जिसको बोलते हैं शांति, कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम ऐसे समाज का सशक्तिकरण कर सके, हम एक ऐसी सोसाइटी बना सके, हम जहाँ पे ये जो हमारे बीच जो सरहदें तो हैं, लेकिन जो हमारी सोच, हमारा पहनावा, हमारी रिहाइश, सब कुछ जो एक है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, भारत हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, तो हमारे रूट्स बिल्कुल एक हैं। तो इसी का वो बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्युलरिज्म का पेंचांट लेके वो चलते हैं। और उनका जो ये सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता का जो ये मकसद है, और ये जो काम वो करते हैं, वो बहुत ही नुमायां होता है, वो बहुत ही बाज़ाहिर है उनकी लेखनी में, उनकी सहाफत में, उनके जर्नलिज्म में। तो सज्जाद पीरजादा साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए, और आपकी खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया और बहुत अच्छा लगा। शुरुआत में, हाँ सज्जाद, आप कुछ बोलना चाह रही हैं, बोलिए।
देखिए। जी जी। हाँ। मैंने कहा जी बहुत अच्छा लगा। आपने तो बहुत तारीफें कर दी, मैं इस काबिल नहीं हूँ। लेकिन ये खुशी है कि मुझे आज आपने बात करने का मौका दिया, और उम्मीद है कि मैं जो हमारी सब्जेक्ट है, जो हमारा ये आज का शाम है, इसमें बहुत कुछ हमें आपसे सीखने का मौका भी मिलेगा। ये तो आपका बड़प्पन है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, शुरुआत करते हैं हम फैज़ अहमद फैज़ की एक नज्म से। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं, ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल। कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीना ए गमे दिल। तो ये फैज अहमद फैज जी ने ये लिखी थी 1947 में, आपको तो जानते ही होंगे। तो जो हमारा आज़ादी का जो मकसद था, हाँ, जो अलग अलग लोगों ने कुर्बानियां दी थी, और जो आज़ादी का मकसद था, क्या आपको लगता है कि वो पूरा हुआ? दोनों, सबसे पहली बात तो मुल्क का तस्कीम होना ही बहुत अफसोसजनक था। उसके बाद इतनी ज़्यादा लोग मारकाट हुई, इतना कुछ हुआ, लोग इधर से उधर गए। फिर आज हम 70 साल के बाद हम देख रहे हैं कि क्या जो हमारा एक लक्ष्य था आज़ादी का, कि हमको आज़ादी मिलेगी तो हम अपने मुल्क को ऐसा बनाएंगे, क्या वो पूरा हुआ? शमीनाज जी, आपने तो शुरुआत में बहुत मुश्किल सवाल छेड़ दिया। अ, लेकिन देखिए कि मैं ये कहना चाहूंगा कि आजादी के लिए दो अलग अलग लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ी। 1857 से अगर हम अपनी हिस्ट्री देखें, तो जिस तरह से भाई बहन थे, उन्होंने मिलकर आजादी लड़ी और अंग्रेज के खिलाफ आजादी लड़ी, और बहुत जबरदस्त उन्होंने लड़ाई की, मिलकर की। उस वक्त तस्वुर भी नहीं था कि 1947 भी इस सरजमीन पे आएगा। नेशन थी, उनको जुदा किया, उनको अलग किया। उनकी राहों में जब वो सब मिलकर चल रहे थे, उन्होंने रोड़े अटकाए, मुश्किलात खड़ी की, और फिर बिल आखिर दो भाइयों को उन्होंने तकसीम कर दिया और नफरत में उन्होंने बांट दिया। इस सब का जो नुकसान हुआ वो हिंदुस्तानी तहजीब को हुआ। गंगा जमुना तहजीब जो हमारी मुश्तरका तहजीब थी हिंदू मुस्लिम, उसको नुकसान हुआ। और अदब, आप देखिए कि उस दौर में तहजीब थी, अदब था, इल्म था, लिटरेचर, और हम पढ़े लिखे, जो अगर हमारे दरमियान कोई मुकाबला होता था तो उसमें अदब में होता था और पढ़ाई लिखाई में होता था। हम एक दूसरे से आगे जाने के लिए कोशिश करते थे। उस दौर के हम शायर देख लें, अदीब देख लें, साजा देख लीजिए, आप जर्नलिस्ट उस दौर के देख लीजिए, उन सब के मुकाबले किताबों में हुआ करते थे। अब लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि अब जब भी कोई बात होती है, कोई जर्नलिस्ट हिंदुस्तान से या कोई जर्नलिस्ट पाकिस्तान से जब इकट्ठे होते हैं एक प्रोग्राम में, तो वो एक दूसरे मुल्क की बुराइयां करते हैं और हज़ियान बकते हैं। तो वहां पर जितना कोई कहता है अपने आप को मुहब्बे वतन साबित करने के लिए बातचीत होती है। पता नहीं जो लोग हिंदुस्तान के टीवी चैनल पे जाके बुराइयां करते हैं हिंदुस्तान की, और जो पाकिस्तान के चैनल पे आके बुराइयां करते हैं पाकिस्तान की, वो बेचारे शिकार हैं किसी एक ऐसी बीमारी का जिसका नाम कोई खाम खा की मोहब्बत वतनी है। क्योंकि कोई भी एक शख्स हो, कोई भी कोई भी हो, उसे तो अपने मुल्क से तो मोहब्बत होती ही होती है। अगर कोई साबित करता है इसका मतलब है दाल में काला है, तो हमें ये साबित करने की जरूरत कि मैं कोई पाकिस्तानी हूँ, बड़ा कोई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हूँ, या कोई बड़ा इंडियन जर्नलिस्ट हूँ, तो अगर मैं मुखालफत करूंगा हिंदुस्तान की तो लोग तो वाह वाह करेंगे। ये एक हमारे दरमियान एक बात है कि रेटिंग बढ़ जाती है, ये सच है। नफरत जो है, बदकिस्मती ये है कि रेटिंग बढ़ा देती है। आप मोहब्बत की बात करें, नफरत की बात करें, अच्छाइयां दिखाएं तो आपकी रेटिंग डाउन हो जाती है। तो
मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जर्नलिस्ट हैं उनको रेटिंग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो जिस बुनियाद पे हमने अंग्रेज से आजादी हासिल की थी, हमारे लोगों को इंसाफ मिले, हमारे लोगों को रोजगार मिले, हमारे लोगों को उनके हकूक मिले, उस पे बात करनी चाहिए हम सबको। बहुत अच्छी बात कही सज्जाद आपने कि ये जो जोड़ने की सहाफत है, जैसे हम कहते हैं ना कि जो डेमोक्रेसी या जमहूरियत जिसमें कहते हैं, तो बहुत सारे उसके सतून हैं, बहुत सारे उसके स्तंभ हैं, और उसमें मीडिया जो है, पत्रकारिता जो है खासकर, उसका बहुत ही बड़ा रोल होता है कि समाज में या सोसाइटी में एक आपसी भाईचारा और एक प्रोग्रेस की तरफ ले जाएं। लेकिन बदकिस्मती से, जैसे आपने कहा, तो अभी जो हम सहाफत देखते हैं वो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के ही कैटेगरी में नहीं, बल्कि ओवरऑल ये ग्लोबल फेनोमेनन बन गया है कि मतलब पोलराइज करने की बातें, बांटने की बातें, और इनकी टीआरपी रेटिंग्स बहुत हाई होती हैं, और शायद ये लोगों को और ज्यादा रुजू करती है कि इस तरह के जो खुराफात वो बुने और आपस में लोगों को बांटे। मैं थोड़ा आपको हिस्ट्री, इतिहास की तरफ ले जाना चाहूंगी और आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे जो हमारी हिंदुस्तान की आजादी है, भारत की आजादी में सहाफत का बहुत ही बड़ा रोल रहा है। अभी तो तकरीबन उर्दू सहाफत के खास के, क्योंकि आप उर्दू के सहाफी हैं, तो 100 साल से ज्यादा हो गए, और यहाँ भी बहुत हमारे जो मशहूर जर्नलिस्ट वगैरह थे, मलियाबादी साहब थे, या वसीम सिद्दीकी, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो नेशनल मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन, गांधी जी के जो न्यूज़पेपर्स आते थे, हरिजन है, या राजा राम मोहन रॉय, बल्कि उनका जो पहला अखबार था वो पर्शियन में था। तो मतलब एक तरफ एक अब भारत के लिए जो ये भारत की, दूसरी तरफ ये जो यकजहती थी, जब हम एक दूसरे की जुबानें, हम एक दूसरे की जो संस्कृति है उसके साथ उसमें मतलब शामिल होते थे, तो वो जर्नलिज्म अभी कहाँ है? खास के आपने आपके मुल्क के हवाले से आप बताएं कि अभी क्या आपके यहाँ जर्नलिज्म के मयार, जो मयार आजादी के पहले हुआ करते थे, वो हैं या कुछ उसमें तब्दीली आई है? देखिए कि तकसीम ने न सिर्फ इंसान को तकसीम किया, तहजीब को तकसीम किया, इस तकसीम ने जो सहाफती मेयार था उसको भी उन्होंने, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। अब आप देखिए कि हमारे दो अभी जनरल ज़िया-उल हक के दौर में तो ऐसा हो गया कि ये जो राइट विंग के जो जर्नलिस्ट थे, उन्होंने तो ये बाकायदा तौर पे तय कर लिया था कि मुहब्बे वतन जर्नलिस्ट वो है जो हिंदुस्तान की बुराइयां करेगा, हिंदुस्तान की जो भी अगर आप कह लीजिए कि अच्छी बातें भी हैं, उनको बुरा बनाकर पेश किया जाएगा। आज पाकिस्तान में जो हो रहा है, मुसमित जो लोग इस बात पे ये समझते हैं कि नहीं जी, हमें पीस की बात करनी चाहिए, फ्रेंडशिप की बात करनी चाहिए, लेकिन होता अक्सर ये है कि एक ऐसा जर्नलिस्ट जो पीस की बात भी कर रहा होता है, जब वो देखता है कि लोग मेरी बात नहीं सुन रहे या सुन रहे हैं, तो लोगों को डर होता है कि वो उसकी खुलकर तारीफ नहीं करते। तो वो देखता है कि नहीं, वो जो एक जर्नलिस्ट जो नेगेटिव बोल रहा है, लोग उसको देख रहे हैं, रेटिंग उसकी, तो वो उस तरफ चला जाता है। लेकिन ये लोग जमीर का सौदा करते हैं और बेसिकली ये जमीन पे बोझ बढ़ जाते हैं। ऐसे जो लोग हैं जब इस दुनिया से जाते हैं तो उनकी कब्र पे जाने वाला या उनको अच्छे लफ्जों में याद करने वाला कोई भी नहीं होता। जब उनकी जिंदगी गुजर जाती है, जो पीछे वो अपने छोड़ जाते हैं, तो हमारे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा अखबार ऐसा है कि जिसका काम ही, बल्कि मीडिया ग्रुप अब कई ऐसे हो गए जिनका काम ही यही है कि नफरत फैलाई जाए और नफरत के बुनियाद पे अपना अखबार बेचा जाए, अपना जो चैनल है, अपना प्रोग्राम बेचा जाए। तो और वो जो भी जर्नलिस्ट अगर बात करता है, उस अखबार में लिखता है पीस के हवाले से, तो वो नहीं छपने दिया जाता। लेकिन आप ये देखिए कि मैं एक मुनाफिकत बताना चाहूंगा जो पाकिस्तानी जर्नलिज्म में ये है, जब भी वो किसी इंडियन से मिलते हैं या किसी इंडियन जो ऑफिशियल से मुलाकात हो जाती है, इंडियन एक्टर से हो जाती है, तो बड़े खुशी से मिलते हैं, उनकी
फिल्म बड़ी अच्छी वो देखते हैं, अपनी फैमिली में देखते हैं, उनके गाने सुनते हैं, इंडियन गाने सुनते हैं, उनकी जब शादियां होती हैं तो उस पे वो बकायदा भंगड़े डालते हैं। तो ये मुनाफिकत है। अखबार में जब लिखना हो, जब लोगों को बताना हो कि देखिए कि जो हम जिस फिल्म पे वो भंगड़े डाल रहे होते हैं, तो लोगों को ये बताया ना कि वो इंडियन फिल्म थी। ये भी तो लिखिए ना कि हम जो हमारे घर में शादी हुई है, हम इंडियन फिल्म पे भंगड़े डाल के आज लिख रहे हैं, तो वो क्या करते हैं जी, वो उन्हीं नमक हरामी कर एक तरह से आप देखिए कि वो उन्हीं लोगों को बता रहे होते हैं कि आप ये इंडियन गंदे होते हैं, ये नापाक भी कहते हैं। इवन कि मैं तो ये कहता हूं कि 20 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, तो आप किस तरह से ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान पे काबू पा लेंगे और हिंदुस्तान को फतह कर लेंगे। तो हम तो देखें ना, ये भी एक तल्ख हकीकत है। दिसंबर है 1971 में क्या हुआ था, बांग्लादेश कहाँ गया हमारे से। हम नफरत बांटते बांटते अपना आधा मुल्क ही खो बैठे। तो गौर करना चाहिए, उस वक्त के जो जर्नलिस्ट थे, जो लिबरल जर्नलिस्ट थे, वो कहते थे कि आप ये बंगाल खो देंगे, आधा पाकिस्तान खो देंगे। वारिस पीर जैसे जो जर्नलिस्ट थे, जो हमद मीर के वालिद साहब, उन्होंने बड़ी आवाज उठाई थी, और काफी हबीब जालिब, फैज अहमद फैज ने भी। लेकिन आप ये देखिए कि उन सब जर्नलिस्ट को, उन सब जो शायर थे, अदीब थे, सबको गद्दार कहा गया। और आज जो लोग हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, बकायदा बैठ के कहते नहीं, उस वक्त अगर मीडिया आजाद होता ना तो पाकिस्तान ना टूटता। लेकिन अब वो मीडिया को आजाद नहीं होने देते, पाबंदियां लगाते हैं, बैन लगाते हैं। बकायदा तौर पे एस्टेब्लिशमेंट है, वो कहती है कि आप पीस की बात क्यों करते हैं, रोका जाता है इस बात पे। तो हम कहते हैं आप जंग कर लें, जाएं, आप फतह तो करके दिखाएं ना। आपने 65 की जंग की, आपने क्या किया, आप हार गए। 71 में भी आप हारे, और 99 कारगिल में क्या हुआ, वहां पे क्या हुआ। अब कश्मीर, आपने कहा जी हम सूबा बना लेंगे गिलगित को, तो आपने तो सूबा बनाकर इसका मतलब तस्लीम कर लिया ना कि कश्मीर वो उत्तर इंडिया का चला गया इधर। तो आप तो किसी काम करने जोगे हैं नहीं। आपने जंग करनी है, चले, हम आपके साथ आप चलें, हम आपके सबसे आगे होंगे, आप जंग करें। इस काबिल तो आप है नहीं, बातें करते हैं बड़ी बड़ी। तो अगर हम जर्नलिस्ट अपना काम करते हैं, हमारा काम नहीं है जंग करना, हम एस्टैब्लिश हम। सज्जाद, आप दोनों मुल्कों के बारे में बात बता रहे हैं। आपके काम में हम मुदाखलत नहीं करते, तो आप हमारे काम में, जब हम पीस की बात करते हैं, आप हमारे काम में मुदाखलत क्यों करते हैं? हमें आप गद्दार कहते हैं, हमें आप इंडियन एजेंट बना देते हैं। तो हम तो अपना काम कर रहे हैं। एक जर्नलिस्ट का काम यह है कि जो खबर आए उसके मुताबिक आप दे दें। आप बताएं कि इंडिया में अगर अच्छा हो रहा है तो आप वो भी दिखाएं, अगर बुरा हो रहा है तो वो भी बताएं। और इंडिया के हाई कमिश्नर थे यहाँ पे, तो उन्होंने मुझे कहा कि पीरजादा साहब, अगर इंडिया अच्छा काम करता है आप उसको दिखाएं, अगर बुरा काम करता है वो भी दिखाएं। इतनी बड़ी बात उन्होंने मुझे की। उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि आप हमारे हक में लिखें। तो ये पता नहीं कि हम जो हमारे लोग हैं, अक्सर लोग हैं, वो पता नहीं क्या कहते हैं जी कि हमें पता नहीं क्या कुछ मिल जाता है। देखिए सज्जाद, आप एक बहुत अहम मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन जहां तक मेरा भी एक वो तजुर्बा है, कितना भी नफरत की बात होती हो, इधर भी वहां के बारे में, वहां पर यहाँ के बारे में, लेकिन कोई पाकिस्तानी यहाँ पे आता है तो उसको प्यार मोहब्बत उतना मिलता है। जैसे कि आप वो कैसरा शहराज मैम 2017 में मेरे शहर आई थी, उनको हर जगह उनका इस्तकबाल किया गया, हर जगह उनका स्वागत किया गया, उनको अपने घर पे उनको अपने घर में लोगों ने बुलाया। और इसी तरह से अभिषेक उपाध्याय मेरे एक दोस्त हैं, वो लाहौर गए थे, इस्लामाबाद गए थे कवर करने एक स्टोरी, तो वहां पर उनको प्यार मोहब्बत मिली थी। तो आप भी हिंदुस्तान आते हैं जब, तो आपको यहाँ का कैसा माहौल रहता है, आपके साथ लोगों का कैसा व्यवहार रहता है? सज्जाद, जब आप हिंदुस्तान आते हैं, जैसे कि आपने कई बार विजिट किया गजाला, आपको पता है एक बार 2017 में सज्जाद दिल्ली आए थे, तो उस वक्त मैं भी कॉन्फ्रेंस में दिल्ली गई हुई थी। तो
सज्जाद से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, थोड़ा सा कॉन्फ्रेंस में मोबाइल ऑफ करके हम लोग रहते ही हैं, तो सज्जाद से उस वक्त मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन उस वक्त 2017 में आए थे, तो उस वक्त मेरा इरादा था कि सज्जाद साहब से मिलने का। मेरे 5 साल से हम इन्हें जानते हैं और इन्होंने अपने अखबार में भी मेरे आर्टिकल लिखे हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मोहब्बत के बारे में। तो सज्जाद, जब आप दिल्ली आती हैं, उस वक्त मेरी इनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो जब आप दिल्ली आते हैं तो उस वक्त आपको कैसा आपका तजुर्बा रहता है, लोग किस तरह से व्यवहार आपके साथ करते हैं? देखिए, जब मैं दिल्ली आया तो मुझे तो किसी ने कहा ही नहीं कि उन्होंने कहा बंबई से आए हैं, मुझे उन्होंने कहा ही नहीं है पाकिस्तान से। इस हद तक हमारी शक्लें मिलती हैं, हमारी आदात अतवार और जुबान हमारी मिलती है। एक जुबान है, एक कल्चर है हमारा, एक तरह हम बोलते हैं, एक तरह चलते हैं। और किसी ने तो मुझे ये कहा था कि जो बदजुबानी अगर करनी होती है तो वो भी हम एक जुबान में ही करते हैं। तो ये है कि मैं जब दिल्ली आया तो मैंने सफर किया, टैक्सी में भी किया, ऑटो में भी किया और साइकिल रिक्शा पे भी किया। तो किसी ने मुझसे, मैं बताऊं, एक आदमी भी नहीं मिला जिसने मुझसे रेंट लिया। उन्होंने कहा कि आप लाहौर से आए हैं, हमारे पिता का ताल्लुक वहां से था। आप पिंडी से आए हैं, हमारी माता का ताल्लुक वहां से था। आप आए हैं लाइलपुर से आए हैं, तो हमारे पिता वहां रहते थे। आप हमारी धरती से आए हैं। ये वो मोहब्बत थी जो लोगों के अंदर है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि हम जो लोग हैं वो एक ही हजारों साल तक एक रहते आए। ये तो हुआ ना कि ब्रिटिश आ गए तो उन्होंने हमारे साथ जो ज्यादतियां की, लेकिन जो कल्चर है वो हमारा सेम है। अब दिल्ली में आप ये देखिए कि मुझे एक शख्स भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं मिला। यहाँ के मैंने लिखा, अखबारात में लिखा और मैंने बताया। तो बल्कि मैं आपको एक दिलचस्प किस्सा ये सुनाऊं। जब मैंने वाघा बॉर्डर पैदल क्रॉस किया, मैं अकेला था, तो वहां पर जो इंडियन फौजी खड़े हुए थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि जनाब आप कहाँ से आए हैं। मैंने उनको बताया कि मैं पंजाब में आया हूँ। तो वो बहुत खुश हुए। तो मैंने कहा कि आप तो बहुत अच्छा सलूक कर रहे हैं मेरे साथ, तो फिर जो सरहदों पे फायरिंग होती है क्या है? तो कहते हैं कि जो ये सियासत है सारी। तो ये जो हमारे जो लोग हैं उनके दरमियान ये वो मोहब्बतें हैं जो कि हजारों साल पुरानी है। और हम बल्कि अगर डीएनए भी करवाया जाए ना, हम आपस में वहां का और इन लोगों का, सारे लोग मतलब इस तरह से अगर सोचने लगे तो बहुत ही आसानी से हमारे मुल्क के लोग और आपके मुल्क के लोग अगर ऐसा सोचे, जो अमन की आशा का जो एक मुहिम चली थी, शायद वो सच में बदल जाएगी। एक सवाल थोड़ा अभी जो करंट मौजूदा हालात है मीडिया के, हमारे यहाँ इंडियन मीडिया क्या, अभी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 के टाइम में एक वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया, इन्फोडेमिक। जैसे पैंडेमिक है कोविड-19 का जो वायरस है, जो बीमारी, जो वबा फैली है, वैसे इन्फोडेमिक कि जो इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम में जो डिसऑर्डर आया है, लोग खासकर, और ये पूरी जो इसकी कारसाजी है, उसका मकसद है कि फ्रैक्चर करना सोसाइटी को, सोसाइटी में लोगों को बांटना। तो ये फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन, तो हमारे यहाँ की मीडिया और बहुत सारे मेन स्ट्रीम चैनल्स वगैरह भी कई एक दफा ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं कि वो मतलब चूक जाते हैं, और वो भी बिल्कुल गुमराह हो जाते हैं इस तरह की फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन से। तो आप लोगों के यहाँ भी ये मसला है, और अगर है तो आपकी मीडिया या आपके सहाफी इसके साथ किस तरह से जूझ रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो देखिए कि अमन की आशा की आपने बात की, जंग ग्रुप जिसके मालिक मीर शकीलुर रहमान है, तो अमन की आशा और इसी तरह के जो उनके प्रोग्रेसिव जो जर्नलिज्म है, उसी की वजह से वो 8 साल इमरान खान साहब के दौर में भी जेल काट के आए हैं। सबसे बड़ा ग्रुप है पाकिस्तान का मीडिया ग्रुप, उसके मालिक। तो उन्होंने ये अमन की आशा आपकी जो
मेरे ख्याल से कुछ हाँ, जो गजाला हमारे आपको साथ ये पता वर्चुअल है। प्लेटफॉर्म्स के जो हाँ। अपने मसले मसाइल हैं, शमिनाज करने वाले वही। हैं, हाँ। या फिर उनके मुखालिफ जो मीडिया ग्रुप थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये इतना अच्छा इनको देखा जा रहा है, तो उन्होंने भी फिर दबाव डाल दिया। गजा गजाला जी आपको पता है, मेरी और सज्जाद साहब की जो कि अब मेरे भाई जैसे हैं, इनसे मेरी जान पहचान अमन की आशा से ही हुई थी। और फिर अमन की आशा में असल में उस वक्त सज्जाद कुछ आर्टिकल चाह रहे थे हिंदुस्तान के मुस्लिम का, कि उनकी क्या तजुर्बा है। तुमने बताया कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, जो भी अगर दिखाया जाता है वो पॉलिटिकल दिखाया जाता है। आज भी हमारी सोसाइटी में हर, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आपस में प्यार मोहब्बत है, त्यौहार भी हम लोग साथ में मनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें के बारे में सज्जाद जी ने हमसे पूछा था और मेरे तजुर्बे को उन्होंने अपने यहाँ शाया किया था। हमने बताया कि आज भी हमारे यहाँ त्योहारों में हमारे हिंदू भाई बहनें आते हैं और उनके यहाँ भी दिवाली हो, कोई भी त्यौहार हो, हम लोग मिलजुल कर मनाते हैं। इसी तरह से क्रिसमस है, हम लोग सब मिलकर मनाते हैं। तो जैसे कि आपने अमन की आशा की बात करी, तो अमन की आशा तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसी के साथ साथ बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे आगाज़े दोस्ती और मेरे ख्याल से इंडिया पाकिस्तान फ्रेंडशिप लॉन्च करके, या बहुत सारे हैं। तो आपको लगता है ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तहत दोनों मुल्कों के लोग करीब आए हैं? देखिए, दोनों मुल्कों के जो लोग हैं वो दूर गए ही नहीं। तो हुकूमतें हैं, सरकारें हैं जिन्हें करीब लाने की जरूरत है, और इन सरकारों पे साया है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का। और ये वो मेन वजह है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो नफरतें हैं उनको बढ़ा के अपने हथियार बेचना चाहती है। बेसिकली जो जंग है वो हथियार बेचने की है। अगर हमारे दरमियान अमन हो जाता है तो वो हथियार किसको बेचेंगी, कौन खरीदेगा? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, उनकी तहकीक ये भी है, उनकी इन्वेस्टिगेशन, कि बाटा ही इसीलिए किया था हिंदुस्तान की हथियार बेचे। और अब देखें कश्मीर को लेकर जो हथियार हैं, और आप देखिए कि 1980 में जनरल जियाउल हक ने जो बना के तालिबान बना के दहशतगर्द बना के जो वहां पे कश्मीर में भेजे, और जिसकी वजह से कितना नुकसान हुआ, पाकिस्तान को नुकसान हुआ और कश्मीरियों को नुकसान हुआ। जनरल जियाउल हक की वजह से नुकसान हुआ, वरना उससे पहले कश्मीरियों पे ये चीजें नहीं हुआ करती थी वहां पे। तो ये जनरल जियाउल हक की पॉलिसी थी जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये खमियाजा भुगतना पड़ा। और पाकिस्तान के जो आज के जो लोग हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, इदारे हैं, वो मानते हैं चीज को कि जियाउल हक ने गलतियां की और जिसके नतीजे हम भुगत रहे हैं। तो लोगों को जो करीब लाने का मकसद ये है, लोग करीब हैं, लोग दूर नहीं है। हुकूमतों को, सरकारों को हमें उन पे प्रेशर डालना चाहिए कि हम नहीं, आप इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की बात ना माने, हमें नहीं चाहिए हथियार, हम आपस में मिलना चाहते हैं, हम आना जाना। हाँ, दोनों मुल्कों के लोग तो यही चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के बीच में प्यार मोहब्बत अमन बना रहे। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं दोनों तरफ से, चाहे वो यहाँ के लोग हों, हिंदुस्तान के लोग हैं, या पाकिस्तान के, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, अमन की आशा और आगाज़े दोस्ती है। देविका मित्तल एक स्कॉलर हैं दिल्ली की, उनका एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है आगाज़े दोस्ती। ये हाँ। सिस्टम चल जाता है कि मेरे पास एक दफा एक फैमिली आई, उन्होंने कहा कि हमने जाना था शादी के लिए हिंदुस्तान, मेरी बेटी की शादी होनी थी, तो बेटी को वीजा नहीं मिला साथ वाले भाई को मिल गया। तो मैंने कहा आप दोबारा ट्राई कीजिए, मिस्टेक हो गई होगी। लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम है, ऑन द स्पॉट वीजा लगना चाहिए। सही बात है। मेरे ख्याल से अगर हम देखें तो जो हुक्मरान है उनको छोड़ के जो बिल्कुल सतही तौर पे जो ग्रास रूट्स पे सारे लोग हैं, वो कोई नहीं चाहता, सब अपने सर पे छत चाहते हैं, रोजी रोटी चाहते हैं और एक अमन चैन की जिंदगी चाहते हैं।
और ये जो आपने कहा कि ये जो बहुत सारे मकसद हैं, पॉलिटिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से वो तनाज़ुर बना के रखना है ताकि आपस में हम मिल न सके, यकजहती नहीं हो, तो ये तो जो मसला है ये बहुत ही पुराना मसला है। ब्रिटिशर्स ने इसका मतलब वो जड़ वही है, उन्होंने ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी शुरू की, लेकिन अफसोसनाक ये है कि अभी भी हम उसका शिकार हो रहे हैं। तो क्या तरीके हो सकते हैं सज्जाद, किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को डील करें? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल इंटरनेशनली ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है, लोग बिल्कुल अभी जैसे इको चेम्बर या फिल्टर बबल में चले जा रहे हैं, वो इंटरैक्ट नहीं करना चाहते हैं, कल्चरल एक्सचेंज नहीं करना चाहते हैं। तो शमीनाज, ये सारे जो हमारे मसले हैं, तो हमें ये सोचना होगा कि हम किस तरह से, मतलब हमारे पास तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये बहुत बड़ा मसला है, तो हम किस तरह से इसको डील कर सकते हैं एज मीडिया प्रोफेशनल्स? ये सारे मसले जो सॉरी, हम आपकी आवाज हाँ, जो सारे मसले हैं जो हम दोनों मुल्कों के बीच में हैं या लोगों के बीच में हैं, तो ये सारे मसलों को किस तरह से हल किया जाए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे मुल्क के लोग एक दूसरे से जुड़े। और महात्मा गांधी इन्होंने बता दिया था। देखिए, पाकिस्तान के लिए सबसे पहले अपनी जान दी महात्मा गांधी ने। पाकिस्तान के हिस्से में जो एसेट्स आए थे उनके लिए आवाज बुलंद करके। और जिन्ना साहब ने क्या किया कि गांधी जी की डेथ पे जो परचम था पाकिस्तान का, वो 3 दिन के लिए सरनगू रहा था, झुका रहा। 3 दिन के लिए। ये एक तारीख है हमारी जो नहीं पढ़ाई जाती हमारी किताबों में। हमारे जो बच्चे हैं उनको नहीं पता, जो स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता। तो ये बताने की हमें जरूरत है कि हमारे जो बुजुर्ग थे महात्मा गांधी और जिन्ना साहब, वो बता गए थे। जिन्ना साहब ने तो बल्कि ये कहा था कि मेरी ख्वाहिश है मैं 1 हफ्ता पाकिस्तान में और 1 हफ्ता हिंदुस्तान में रहूं, ये उन्होंने कहा। गांधी जी भी अपनी आखिरी जिंदगी के आखिरी दिनों में उन्होंने कहा था कि वो पाकिस्तान आ रहे थे और उस वक्त उन्होंने तय करने थे मामला जिन्ना साहब से मिलके, और बड़ा अच्छा एक हमारा हो जाना था सिस्टम रहने मिलने जुलने का। तो हमें जिन्ना साहब और गांधी जी की जो रवायात हैं उन पे चलना चाहिए। हमें मोहब्बत बढ़ानी चाहिए, पीस की बात करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है, मीडिया जो प्रोपेगेंडा करता है नेगेटिव, उनको हमें नहीं पढ़ना चाहिए। पाकिस्तान के लोगों को में शऊर आ रहा है कि जो प्रोपेगेंडा करते हैं नेगेटिव इंडिया के खिलाफ, उनका बाइकआउट करना चाहिए उस मीडिया का। और हिंदुस्तान में भी इस तरह करना चाहिए, लोगों को मिलकर प्रेशर बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट पे। और क्योंकि ये समझकर प्रेशर बढ़ाना चाहिए कि हम हमसाए मुल्क हैं और हमें हमसायों की तरह आपस में मामला तय करने चाहिए। और क्योंकि सबसे बड़ी वजह यह है कि हम हजारों साल से इकट्ठे रहते आए हैं, तो इन हजारों सालों की जो मोहब्बत है अभी भी लोगों में कायम है। लेकिन अगर हम प्रेशर बढ़ाएं गवर्नमेंट पे, दोनों तरफ की गवर्नमेंट पे, हमारे जो लोग हैं हम सब मिलकर प्रेशर बढ़ाएं और जो मीडिया है नेगेटिव प्रोपेगेंडा करता है उसको बाइकआउट करें, तो हमारे प्रॉब्लम ये हल हो जाएगी। आपने आपकी इस बात पर मैं एक गाने का जिक्र करना चाहूंगी। दो बहनें आपके हैं, अस्मा बाजी, मेरा ध्यान, गवंडनी गवंडनी करके एक पंजाबी गाना है। तो बहुत दोनों तरफ से बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। वो गाना सिर्फ वहां पर भी नहीं, यहाँ पर भी पॉपुलर हुआ है। और जैसे आपसे बता रहे ना, लोग दोनों तरफ के लोग कोशिश कर रहे हैं और वो कोशिशें कुछ हद तक कामयाब भी हो रही हैं। जैसे लोगों के अंदर जो बहुत सारी एक सोच थी, एक मिथ था कि वहाँ के लोग हमसे नफरत करते, यहाँ के लोगों के अंदर था कि यहाँ के लोग वहाँ के लोग से नफरत करी, बहुत सारे लोगों के दिमाग से उतर। हमारे हिंदुस्तान से, जैसे आप तो जानते, प्रमोद पावा जी बहुत बार पाकिस्तान गए हैं, सुरजीत आनंद भाई हैं मेरे भाई जैसे, वो कई बार गए हैं। तो ये तो चीजें हो रही हैं। जरा हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसे लाहौर के बारे में कहा जाता है, जे लाहौर नहीं देखिया ते जमिया कुछ नहीं, तो वहां का पंजाब और यहाँ के पंजाब में आपको कोई फर्क लगता है? अमृतसर में, लाहौर में? देखिए, लाहौर का हमारे यहाँ बहुत ज्यादा एक
सिग्निफिकेंस रहा है। लाहौर में पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, हमारा ऑल इंडिया इंग्लिश टीचर वो एसोसिएशन जो है उसका पहला कॉन्फ्रेंस लाहौर में हुआ था 1940 में। लाहौर भगत सिंह की ज़मीन है, लाहौर लाला लाजपत राय की ज़मीन है। लाहौर में बहुत मीन्स जब आज़ादी थी, उनकी लड़ाइयाँ हो रही थी, तो लाहौर गढ़ था, आज़ादी की सबसे बड़ा सेंटर था फॉर फ्रीडम स्ट्रगल। तो लाहौर के बारे में थोड़ा सा हम लोग को बताइए, क्योंकि हम लोग के दिमाग में बहुत ज़्यादा एक क्यूरोसिटी है, एक जिज्ञासा है लाहौर के बारे में। लाहौर के बारे में मैंने उनसे भी पूछा था, कैसरा शहराज मैम से, तो उन्होंने भी यही कहा था कि वहाँ के पंजाब और यहाँ के पंजाब ऑलमोस्ट सेम है। खाना पीना, रहन सहन, इवन गाने, कल्चर, बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो हिंदुस्तान में मकबूल हैं। जैसे गजाला, आपने वो वाला गाना सुना होगा, लौंग गवाचा, तो वो पाकिस्तान वाले लाहौर पंजाब से हैं। तो सज्जाद, आप जरा पंजाब के बारे में बताइए, स्पेशली लाहौर के बारे में, कि लाहौर के बारे में। जैसे हम हिंदुस्तानियों के अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी रहती है, और एक आज भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है लाहौर को लेकर। तो जरा लाहौर के बारे में बताइए। बिल्कुल, देखिए कि लाहौर जो है वो हिंदुस्तानियों के बुजुर्गों की धरती है। क्यों ना हो हिंदुस्तानियों को लाहौर को लेके मोहब्बत, आखिर हजारों साल तक उनके बुजुर्ग यहाँ पे आते जाते रहे हैं। और इसी तरह हमें दिल्ली को लेके है, इलाहाबाद को लेके है, कलकत्ता को लेके है, मुंबई को लेके है। तो लाहौर के बारे में ये देखिए कि लाहौर जैसा छोड़ के गए थे 1947 में, वैसा नहीं रहा। लेकिन यह है कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर से पहले लाहौर बहुत बेहतरीन हुआ करता था। लाहौर की शामें बड़ी रंगीन होती थी, म्यूजिक होता था, और इसमें हमें अब आप ये देखिए कि लाहौर का जो कल्चर होता था वो वैसा नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा जो मजहबी इंतहा और जो पुराना लाहौर है वहाँ अभी भी ऐसे ऐसे घर मौजूद हैं जहाँ राम सिंह हाउस अभी भी मौजूद है, पुराना जो अनारकली यहाँ पे मौजूद है, और बहुत सारी ऐसी चीजें लाहौर की वो मौजूद हैं जिनको जब भी हिंदुस्तानी भाई बहनें हमारी आती हैं यहाँ पे लाहौर आती हैं तो उनका बड़ा दिल रहा है यहाँ। और वो भी लाहौर से बहुत कुछ, जिस तरह की यहाँ पे मशहूर है, हलवा लाहौर का बड़ा अच्छा है, लाहौर की जो चिकन बिरयानी है बहुत शौक से खाते हैं, मटन कौरमा, लाहौर के सिरी पाए बहुत मशहूर हैं। आप आइए, प्रोग्राम बनाइए तो आपको लाहौर के सिरी पाए खिलाएंगे। यहाँ तो बहुत अच्छे हैं। और हमारे जो दोस्त हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के आपके चीफ जस्टिस रह चुके हैं, जस्टिस मार्कंडे काटजू, वो बहुत पसंद करते हैं लाहौर को, बल्कि उनके दादा बताते हैं वो लाहौर में ही पढ़ते थे। और इसी तरह आपके एक हैं जनरल बख्शी, बड़े फेमस हैं, हमें बुरा भला कहने में तो वो मुझे बता रहे थे कि उनके जो पिता थे वो लाहौर में पढ़ते रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी हमारा जो कल्चर है, सेम कल्चर है, वो भी पाया जाता है लाहौर में। लाहौर को बहुत याद किया जाता है। और बस यही है कि अगर मैं तो यही कहता हूँ कि जिस तरह आपने ख्वाहिश का इजहार किया लाहौर आने के लिए, तो ऐसा होना चाहिए कि ऑन द स्पॉट बॉर्डर पे वीजा लग जाए, पासपोर्ट देखें और वो वीजा लगा दें और आना जाना आसान हो। इन्होंने करतारपुर के लिए, करतारपुर में तो ऐसा हुआ ना, देखे ना, हवा का ये पहला झोंका है करतारपुर, कि हम बिना वीजे के वहां जा सकते हैं। ऐसा भी हो रहा है कि जो बेचारे कई साल से 25-30 साल से रिश्तेदार जो तरस गए थे एक दूसरे को देखने के लिए, वो बेचारे करतारपुर आकर मिले। पाकिस्तान यहाँ से
पेशावर से, कराची से आकर करतारपुर आ गए, तो वहां से क्या कहते हैं कि यूपी से आके मिल लिया करतारपुर आके, तो वो माए बहनें बेचारी वहां मिली है बगैर वीजे के आके, जिनको वीजा नहीं मिलता था। देखना ये हवा का पहला झोंका है। तो अगर ये वहां पर ऐसा हो सकता है तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए आगे आने वाले दिनों में ये वीजे हमारे लिए खत्म हो जाएंगे और आसानी से एक दूसरे के, बल्कि मैं ये तो नहीं कहता कि एक दूसरे के देश, क्योंकि जो हमसाया होता है वो भी अपना घर होता है, तो हम एक दूसरे के घरों में भी आ जा सकेंगे। बहुत बेहतर सोच है आपकी कि इस तरह से अगर हम जुड़ सकें और अगर इसमें मीडिया एक कारगर रोल इसमें अदा करे, जिसमें हम लोगों को जोड़ने की बात हो। जो आपने पहले बताया कि टीआरपी के लिए जो लोग आकर गुमराह करते हैं और वो खासकर ऐसे नुमाइंदे लाते हैं जो जिनका अपने खुद के देश के लिए कोई मोहब्बत नहीं और वो दूसरों के लिए भी बिल्कुल जहरी उगलते हैं, तो इन लोगों से हमें बचने की बहुत ज़रूरत है। और मीडिया जो कि इतना इम्पोर्टेंट एक सतून है डेमोक्रेसी का, जमहूरियत का, उसके लिए ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। जैसे आप पाकिस्तान में वहाँ जर्नलिस्ट हैं, मैं भी एक मीडिया एडुकेटर हूँ, लिख भी लेती हूँ अखबारों में, बोल भी लेती हूँ। तो हम जो अमन का जो हमारा पैगाम है और पॉजिटिव स्टोरीज हैं, जैसे आपने जो दिल्ली की विरासत, और आप जब दिल्ली में आए और आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, तो इन सब बातों को हम ज़्यादा प्रमोट करें, कल्चरल एक्सचेंज हम प्रमोट करें, मिलने मिलाने की बात करें। आप देखें अभी भी जो, अगर आप दुनिया का जो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है वो एक अलग लेवल का ही एंटरटेनमेंट, और जब आप ये तस्वुर ही कर सकते हैं कि अगर ये एक ही मुल्क रहता तो मेरे ख्याल से कोई हमें नंबर 1 होने से नहीं रोक सकता था। चाहे वो क्रिकेट टीम हो, जो यहाँ के खाने का जायका है, जो लिबास, सारी चीज़ें जो भी हमारे जो रिवायत है और जो भी हमारे ट्रेडिशन और कल्चर का हिस्सा है, लेकिन बांटने की कोशिश इसको बहुत ज़्यादा की जा रही है। और जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है वो जो एक तासुब है, दिल में जो एक खटका सा रहता है कि हम यकीन नहीं कर पाते, क्योंकि पॉलिटिकली बहुत ही ज़्यादा, ख़ास के जो रिसेंट टाइम में कंट्रीज़ का रोल थोड़ा पॉलिटिकल रीज़न, मैं पूरी कंट्री को नहीं बोलूँगी, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो कहते कुछ है करते कुछ है। तो इस चीज़ को हमें रोकने की ज़रूरत है और इसमें मीडिया शायद मेरे हिसाब से एक बहुत अहम रोल अदा कर सकती है। तो ये मुझे लगता है, मेरे ख्याल से आप भी अग्री करेंगे इस बात पे और शमिनाज भी इस बात को जी जरूर अग्री करेंगे। शमिनाज, हाँ, बहुत सारे मेरे ख्याल से बहुत सारे जर्नलिस्ट भी हैं ऐसे कि वो जो ये प्यार मोहब्बत की बात आगे ले जा रहे हैं। इसमें सज्जाद का एक नाम आता है और इसी तरह से मेरे बैचमेट थे अभिषेक उपाध्याय, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से मास्टर करके गए, अलग अलग चैनल में काम कर रहे, उन्होंने इंडिया टीवी में काम किया और अभी भी वो अभी TV9 भारतवर्ष में काम करती है। तो जब वो पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान में लाहौर गए, इस्लामाबाद गए, शायद यहाँ से पॉलिटिकल डेलीगेट जा रहे थे या PM जा रहे थे तब, तो वहाँ के बारे में जो उनका तजुर्बा था बहुत अच्छा था। और इस बात को उन्होंने फेसबुक पे लिखा कि वो जब कई शहरों में गए और वहाँ पर उनको उसी तरह से प्यार मोहब्बत मिला, उनको लगा ही नहीं कि वो एक दुश्मन मुल्क में आए हैं। तो ये जर्नलिस्ट का भी काम। सज्जाद, 2-3 सवाल बस आपसे पूछना चाहते हैं। जैसे कि जब पंजाब की बात होती है तो भगत सिंह की बात आती ही है, तो भगत सिंह को हमारे यहाँ तो एक आइकन माना जाता है, एक आइकन ऑफ एक यूथ आइकन माना जाता है, सबसे बड़े वो फ्रीडम फाइटर, उनको मतलब यूथ में उनके लिए बहुत ज्यादा क्रेज है, आज भी क्रेज है। मतलब एक फ्रीडम फाइटर की जो पॉपुलैरिटी उसमें सबसे ज्यादा उनका वो नाम आता है। तो आपके यहाँ भगत सिंह की क्या वैल्यू है, क्योंकि हमने सुना है कि उनके स्कूल और उनका घर रेनोवेट हो रहा है। भगत सिंह को, हाँ, भगत सिंह के भांजे का मैंने भी इंटरव्यू, भगत सिंह जी के जो भांजे हैं जगमोहन सिंह जी, लुधियाना में रहते हैं, मैंने उनका इंटरव्यू लिया और बिल्कुल वो आप ये देखिए
कि हमारे दरमियान बंदिशें देखिए। मुझे तो लगता है कि किसी जादूगरनी ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान पे जादू किया हुआ है कि ये इन दोनों को एक दूसरे के मुल्कों में आने जाने के लिए वीजा ना मिले, और खास तौर पे उन लोगों को वीजा ना मिले जो इस धरती का सरमाया है। आप देखिए कि कितने अफसोस वाली बात है कि भगत सिंह जी के भांजे जगमोहन सिंह जी को पाकिस्तान आने के लिए वीजा नहीं मिलता। अब देखिए, जिन्होंने इस धरती के लिए कुर्बानी दी, तो उनका मैंने इंटरव्यू लिया। अब वो बड़े दुखी थे इस हवाले से कि मैंने कई दफा अप्लाई भी किया और उनको वीजा भी नहीं मिला। तो क्या फायदा इस तरह की, हमें क्या है कि भगत सिंह जी का जो घर है उसको हमने रेनोवेट किया, जब आप उनके भांजे को नहीं यहाँ पे आने देते, तो आप ये दिखावा क्यों करते हैं दुनिया को, ये दिखाकर जी कि हम तो बड़े अच्छे हैं, हम तो बड़ा काम कर रहे हैं और इंसानी हकूक के बड़े काम हो रहे हैं पाकिस्तान में। तो पता नहीं ये किन लोगों को जो हमारे हुक्मरान है बेवकूफ बनाना चाहते हैं। दुनिया तो बेवकूफ नहीं है। अब देखिए ना कि आप भगत सिंह जी का जो किरदार है, अगर वो ना होते, अगर वो अंग्रेज के खिलाफ उस दौर में बगावत ना करते, तो मैं कहता हूँ कि 10 जिना साहब खड़े हो जाते, 10 जिना साहब खड़े हो जाते, तो अंग्रेज के हमें पाकिस्तान ना मिलता। पाकिस्तान अगर मिला आज हमारे लोगों को, उनको फख्र करना चाहिए कि भगत सिंह जी इस धरती में पैदा हुए थे। हमें उनकी कुर्बानी को याद रखना चाहिए। एकदम से आजादी नहीं मिल जाती, इसके लिए पीछे बड़ा खून बहाना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। भगत सिंह जी ऐसे ही किरदार थे जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने ये बीज बोया जो आज एक तनावर दरख्त की सूरत में, पाकिस्तान की सूरत में हमें मैसर है। और हम यहाँ पर बैठ के कहते नहीं जी वो सिख बुरा होता है, नहीं जी वो हिंदू बुरा होता है। कितने हिंदुओं ने पाकिस्तान के लिए जाने कुर्बान की, इस आजादी के लिए जाने कुर्बान की। पाकिस्तान के जो पहले वजीर कानून थे जोगिंदर नाथ मांडल, वो हिंदू थे और उन्होंने पाकिस्तान के लिए इतनी कुर्बानियां दी, उन्होंने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी। वो पाकिस्तान के पहले वजीर कश्मीर भी थे, वजीर मेहनत भी थे और फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे। तो उन्होंने इतनी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी, जिसका सिला उनको ये मिला कि आखिर उन्हें पाकिस्तान छोड़ के वापस बंगाल में जाना पड़ा, आखिरी जिंदगी उनको वहीं जाके गुजारनी पड़ी। तो आज हम पाकिस्तानी को जरा गौर करना चाहिए कि भगत सिंह जी के भांजे भी जिंदा हैं, उनको बुलाया जाए, उनको वीजा दिया जाए, उनकी कदर की जाए और लोगों को भगत सिंह जी के घर में बुलाकर, जो हमने रेनोवेट किया, वहां पे बुलाकर उनको बताना चाहिए कि नहीं, हम अपने बुजुर्गों की इज्जत करना जानते हैं। हमारी जो तहजीब है वो इज्जत करने की है, वो लड़ाई की नहीं है। अगर हम ये काम कर जाएं तो फिर देखिए कि हम जो हमारा मुआशरा है वो भी बहुत खुशहाल होगा। नहीं तो जिस तरह की ये जो पाकिस्तान में मजहबी दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी बढ़ती जा रही है, इसमें इजाफा होगा, इसमें कमी नहीं आएगी। बिल्कुल, बहुत ही ये जो अगर आप जो कह रहे हैं कि मतलब हमें जो ये दूरी जो तय करने के जो अपने रास्ते बताएं, ये बहुत ही मेरे ख्याल से रेलेवेंट है आज के दिन में। और दोनों तरफ, दोनों मुल्कों को ये कोशिश करनी चाहिए, जो हमारी जो साझा धरोहर है, जो लोग आज़ादी की लड़ाई में हमारे भी और आपके भी जो जिन्होंने शहादत दी, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, तो हमें उसे इस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए कि वो सरहद के इस पार है या सरहद के उस पार है। हमें जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। और इस यकजहती को लेकर मैं एक छोटी सी, बहुत छोटी सी, मेरे ख्याल से आधी मिनट की एक नज्म है शमिनाज, अगर आपकी इजाजत है तो आप लोगों के साथ साझा करनी चाहूंगी। ये मेरी खुद की लिखी हुई नज्म है और यकसा यकजहती अपनी। सूरज की तीखी सी जर्दी, सूरज की तीखी सी जर्दी, मेरी भी कुछ तेरी भी, कौज़ो कज़ा अतरंगी सतरंगी, कौज़ो कज़ा अतरंगी सतरंगी, झांकी सांझे आंगन की, लाल टमाटर पीली सरसों, हरी भरी खेती अपनी, खुशबू जायका रंग और रोगन, खुशबू जायका रंग और रोगन, हर हांडी साजी अपनी। गंगा जमुनी इतिहास के किस्से, गंगा जमुनी इतिहास के किस्से, हरे भी हैं नारंगी भी, ऊंची पहाड़ी लिहाफ बर्फ की, दादी नानी की थपकी सी, रंग बिरंगे फूल फुलवारी, रंग बिरंगे फूल फुलवारी, पानी देता एक माली, काले बादल शाम गुलाबी, काले बादल शाम गुलाबी, मेरी भी कुछ तेरी भी।
यकसा यकजहती है। बहुत खूबसूरत। सज्जाद, आप बताइए, आपको ये नज्म कैसी लगी? मुझे तो ये नज्म इतनी अच्छी लगी कि मुझे ये नज्म सुन के फैज अहमद फैज का एक वो शेर याद आ गया कि जिसकी वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान बहुत करीब आ गए थे, और 25 साल से पाकिस्तान की जेल में एक यहाँ पे रहने वाला, बंद रहने वाला, कैद रहने वाला कैदी वो वापस चला गया था। वो उनका शेर ये था कि कफस उदास है यारों, सबा से कुछ तो कहो, कुछ तो बहरे खुदा, आज जिक्रे यार चले। ये वो शेर है जो हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काटजू ने अपने फैसले में लिखा उर्दू में, और उन्होंने इसलिए लिखा कि उनके सामने एक पटिशन आई कि पाकिस्तान में हमारे रिश्तेदार कैद हैं 25 साल से, तो आप पाकिस्तान को कहिए कि आजाद कर दें। जस्टिस काटजू ने मुझे इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैंने उनको कहा कि पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की जमीन है वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार में नहीं आती, तो मैं उनको कैसे कह दूं। तो उन्होंने कहा कि मेरे ज़हन में एक ख्याल आया कि मैं अपील करता हूं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से। तो उन्होंने अपील कर दी, और उन्होंने कहा कि शाम को उन्होंने पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर थे न्यू दिल्ली में, उनको उन्होंने फोन किया, वो उनके दोस्त थे। तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान को मेरा ये एक अपील है, पाकिस्तान की हुकूमत तक मेरी अपील पहुंचा दी जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं ये फोन करके भूल गया, लेकिन 2-3 दिन के बाद मैंने अखबार देखे तो मुझे चला पता कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने फैज अहमद फैज का ये शेर सुन के इंडियन सुप्रीम कोर्ट की अपील को मंजूर कर लिया हुआ है, एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। तो वो कहते मेरी तो खुशी की इंतहा ना रही कि वो कहते कि शायद ये पहला ये वाकया है, इंसिडेंट है कि एक दूसरे मुल्क की सुप्रीम कोर्ट की अपील को मंजूर कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये फैज अहमद फैज उर्दू शायरी की वजह से ये इतिहास बना, एक तारीख बनी कि किस तरह से एक शेर जो है वो हमारी हुकूमतों को करीब ले आया था। तो इतनी ताकत होती है शायरी में जी। तो ये जो आपकी नज़म है, अगर आज के जो हमारे जस्टिस काटजू और हाई कमिश्नर जो है उस वक्त के, और जो हुकूमतें हैं, उस तरह के जो ये लोग हैं, जज हैं, जो फैसला करने वाले, जो हुकूमतें हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, अगर ये आपकी नज़म सुन लें तो हो सकता है इनके दिल भी पिघल जाए, और जो अमन की बात करने वाले जो लोग हैं उन्हीं का ये भला करते हुए, और अपने लोगों का भला करते हुए, और अपने उन बुजुर्गों का भला करते हुए कि जो जिन्होंने आजादी के लिए 1857 में मिलकर जंग लड़ी, उनको देखते हुए, तो खुदा के लिए ये शायद उनके जेहन में ये आ जाए कि हम अब लड़ना बंद कर दें, हम इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का जो एजेंडा है अपने अपने मुल्कों पे हम चलाकर जो अपना नुकसान कर रहे हैं हथियार बेचकर, उसको बंद कर दिया जाए। सज्जाद, ये बताइए, जैसे आपके यहाँ सिंध में थरपाकर करके एक गांव का या एक एरिया का नाम सुना है, उसको शायद यूनेस्को की तरफ से वो गांव अवार्डेड है फॉर कम्युनल हार्मनी की, मतलब वहाँ के हिंदू मुसलमान बहुत प्यार मोहब्बत से आपस में रहते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और इसके साथ साथ ये बताइए किस तरह से आपके यहाँ दिवाली और होली मनाई जाती लाहौर में, और अलग अलग जो कुछ शहरों में, सिंध में, बलूचिस्तान में मनाई जाती, उसके बारे में। देखिए कि थरपाकर की आपने बात की, वहाँ पे सिंध में बिल्कुल ऐसा शहर है जहाँ की 80% जो आबादी हिंदुओं की है और 20% मुसलमानों की। यहाँ पे अब एज ए जर्नलिस्ट मैं सवाल करूंगा, सवाल करना तो गद्दारी में नहीं आता ना, कि वो लोग जो कहते थे कि हिंदू मुस्लिम मिलकर नहीं रह सकते, पाकिस्तान के एक शहर में 80% हिंदुओं में 20% मुसलमान कैसे रह रहे हैं, वो भी अमन के साथ, वहां पर कोई जुर्म नहीं होते। तो एक मिसाल कायम है हम हमारे लीडरों के लिए। अब दूसरी बात जो आपने दूसरा सवाल किया कि होली और दिवाली का, ये बड़ा मुश्किल सवाल है और क्योंकि हमने आपको सेलिब्रेट करते हुए देखा है ना, आपको दिवाली मनाते हुए देखा है, और भी कई मैंने पिक्चरें देखी हैं लोगों की मनाते हुए। वही इसलिए
कहते हैं ना कि ये आवाज, ये भी दिवाली के पटाखे तो नहीं आप छोड़ने शुरू कर नहीं, दिए? आजकल हमारे यहाँ शादियों का मौसम है ना, तो ये शादियों हाँ देखिए ना, हाँ ये दिवाली इतना खूबसूरत एक त्योहार है कि जब यात्री तो ना सिर्फ अपने गोले फोड़ते हैं, बल्कि जो हमारे जवाब में भी आवाजें आ जाती है। देखिए कि जाती तजर्बा एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस कि दिवाली मनाना पाकिस्तान में एक मुस्लिम के लिए मतलब नहीं है, और उनके गाड़ी हैं, लोग बुरा कहते हैं, ये पीछे लगते हैं और इकरार किया जाता है आपको, लेकिन और वो कौन है? अच्छा, ये मजे की बात है शहनाज जी और गजाला जी, मजे की बात है, समझने की बात है। वो लोग पाकिस्तान में वो मुसलमान जो अपने हिंदू बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए, उनके साथ मोहब्बत के लिए उनके त्योहार मिलजुल के मनाते हैं, उन लोगों को कौन बुरा कहता है? उन लोगों को बुरा कह रहे हैं भट्टी, चौधरी, जट, ये वो, अच्छा ये वो लोग बुरा कहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके नामों के आगे भट्टी लिखा हुआ आता है, जट लिखा हुआ आ गया, चौधरी लिखा हुआ आ गया, या फिर राणा लिखा हुआ आ गया, राव लिखा हुआ आ गया। अगर देखा जाए तो ये तमाम हिंदुओं की जातें हैं और इनके जो आबाओ अजदाद थे वो हिंदू थे, और ये लोग आज मुसलमान बन के अपने ही बुजुर्गों को बुरा कह रहे होते हैं। और जो लोग मुस्लिम जो लिबरल होते हैं, अगर वो अपने हिंदू बहन भाइयों के साथ मोहब्बत करते हुए अगर दिवाली और होली उनके साथ मनाते हैं तो उन पे आज कुफर के फतवे लगा रहे होते हैं। ये तारीख आप देखिए, एक हिस्ट्री हाँ, आप देखिए किस तरह की एक होलनाक हिस्ट्री। सजा देखिए, अच्छे बुरे लोग दोनों तरफ है। अगर नफरत फैलाने वाले लोग दोनों तरफ है तो मोहब्बत फैलाने वाले भी लोग हैं दोनों तरफ। बहुत सारे आपके यहाँ भी नफरत फैलाने वाले लोग हैं तो बहुत सारे आपके यहाँ भी मोहब्बत करने वाले लोग हैं। देखिए आप भी तो उधर से आते हैं, बहुत सारे मेरी भी जान पहचान के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्यार मोहब्बत से हिंदुस्तानियों के साथ रहना चाहते हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ भी बहुत प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो आखिर में मैं आपसे गुजारिश, देखिए आपसे बात करने के लिए तो बहुत टाइम चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो एक ऐसा मौजू है जिस पे बात करते रहे सुबह से शाम हो जाएगी, खत्म नहीं होगा, लेकिन हमारे पास वक्त की कुछ पाबंदियां हैं। तो आखिर में मैं आपसे गुजारिश करूंगी, कोई एक मैसेज दीजिए दोनों मुल्कों के लोगों के लिए। मुल्कों के लोगों को ये समझना चाहिए, हम प्यार की, अमन की बात तो करते हैं, लेकिन ये बात हमें ये समझ के करनी चाहिए कि वी आर वन नेशन, विच अंग्रेज डिवाइडेड अस ऑन द नेम ऑफ बोगस टू नेशन थ्योरी। ये अगर हम इस चीज को समझेंगे और इस चीज पे हम कायम रहते हुए अगर मामलात जो अपने ठीक रखेंगे और हुकूमतों पे प्रेशर बढ़ाएंगे, मीडिया जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा करता है उसका बाइकाट किया जाए और प्रेशर ग्रुप बनाए जाए जो कि हुकूमतों पे दबाव डालें कि वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का जो एजेंडा है वो हमारे मुल्कों में ना फैलाएं। हमें हथियार नहीं चाहिए, हमें चलना है महात्मा गांधी जी के और जिन्ना साहब के रास्ते पे, जो दोनों इस बात पर इत्तेफाक करते थे कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इस तरह के रिलेशन होंगे जिस तरह के अमेरिका और टोरंटो के दरमियान है, कनाडा के दरमियान। ठीक, बहुत खूबसूरत बात, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक ये बात जानकर बहुत खुशी हुई कि आप महात्मा गांधी को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि हम दोनों के कहने पर आप ने
अपनी कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाला हमारे लिए। मैं गजाला की भी बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि गजाला भी बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं, मशरूफ रहती हैं, इनके पास कॉलेज का काफ़ी काम है, इसके साथ साथ इनकी एक एज एन एक्टिविस्ट भी इनकी बहुत ज़्यादा सोसाइटी। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रोग्रेसिव लिटरेरी एंड कल्चरल सोसाइटी की तरफ से आप लोग का तहे दिल से आप दोनों का शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं अपने व्यूवर से भी एक चीज़ की माफ़ी चाहती हूँ कि अगर आपको बैकग्राउंड में कभी कभी ये पटाखों की आवाज़ सुनाई दी हो, तो इसके लिए मैं इसलिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन क्या करें, आजकल शादियों का सीज़न है, क्योंकि मई जून में शादियों का सीज़न होता है, तो उस वक्त पैंडेमिक की वजह से लॉकडाउन था, तो सारी कसर अब लोग निकाल रहे हैं। तो रोज यहाँ पे चाहे हिंदू मैरिजेस हो चाहे मुस्लिम मैरिजेस हो, खूब हो रही हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि दोनों मुल्कों में अमन भाईचारा रहे। गजाला, आपसे आखिर में आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी दोनों मुल्कों के लोगों को? बस बिल्कुल जो आपने कहा, सबसे पहले शमीनाज आपने जो ये परचम उठाया है, ये जो अमन फैलाने का, और इस तरह से जो आप जो हमारे मेहमान, आप खुसूसी मेहमान, बल्कि इंडिया पाकिस्तान से नहीं बल्कि बहुत सारे दुनिया के ममालिक से हमें जोड़ रही हैं अपनी सोसाइटी, प्रोग्रेसिव लिटरेरी एंड कल्चरल सोसाइटी के बैनर के तहत। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिसको कहते हैं ना, एट द एंड ऑफ द डे इंसानियत जो है वो जिंदा रहनी चाहिए। ये अपना मजहब और ये सारी बातें बहुत अच्छी बात है, हम सबके पास ये आज़ादी होनी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी और हम अपनी सोच अपनी तरह से गुजारें और अपना मजहब फॉलो करें। लेकिन जो ये मेरे ख्याल से हर धर्म में, हर रिलीजन में एक ही बात है, जो हर धर्म का सरमाया है, हर धर्म का निचोड़ है, हर धर्म का सार है, और वो है इंसानियत। इंसान का दूसरे इंसान के लिए दर्द, दूसरे इंसान के लिए संवेदनशीलता, दूसरे इंसान के लिए फील करना, तो चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने के लोग। और अभी तो इस पैंडेमिक जो कोविड जो आया, उसने तो हमें दिखा दिया, बल्कि मुझे लगता है कि वो ऊपर वाले की तरफ से हमें एक आईना दिखाने का एक जरिया था कि भाई देख लीजिए, कुछ काम नहीं आएगा, हम सब एक हैं, हम उतने ही वल्नरेबल हैं, हम उतने ही कमजोर हैं, और हम उतने ही जुड़े हुए हैं। हमारी सांसें, हमारी जिंदगी, हमारा खून, सब कुछ एक है। बस ये सरहदें तो हमने खुद ने, इंसान ने बनाई है। तो इन सरहदों कि ठीक है, हम बहुत प्राउड हैं। मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, बहुत गर्व से ये बात कहती हूँ कि मैं एक ऐसे जन्म में, ऐसे फैमिली में जन्मी, मैं ऐसे खानदान में पैदा हुई जिन्होंने भारत को अपना मुल्क चुना। हमने ये बाय बर्थ, हम मुस्लिम्स नहीं है, इंडियन मुस्लिम्स नहीं है, हमने बाय चॉइस ये डिसीजन लिया। एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने जो मेरे जो पूर्वज या एंसेस्टर्स, आप कह ले, जो मेरे नाना दादा जो रहे होंगे, जिन्होंने ये गांधी के कॉल पर, मौलाना आजाद के कॉल पर भारत को अपनी धरती चुना। और जो लोग पाकिस्तान में गए, उनके भी अपने कुछ हालात रहे होंगे, लेकिन ये हमें बांटने का मौजू नहीं बने, और सब हम मिलें। और ये अमन की आशा जो अभी जो कुछ दिनों के हालात में, ये जो एक बदलती हुई तस्वीर, जो बहुत अच्छी तस्वीर नहीं है, आपसी भाईचारा उतना नहीं है, उस मेरे ख्याल से जब जो ये नेगेटिविटी इतनी बढ़ रही है, तो आपकी ये जो कोशिश है कि पॉजिटिविटी फैलाए, इसके लिए आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। सज्जाद भाई, बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि सरहद के उस पार एक भाई है हमारा, और आप आए, हमारे मेहमान बने। हम भी इरादा करेंगे कि हमें भी मौका मिले। जो बहुत अच्छे अच्छे खाने होते हैं आपके, और जो आपके लॉन के शलवार कमीज, बहुत सारी चीजें जो मतलब हम मिस करते हैं। मेरे ख्याल से आप भी यहाँ दिल्ली और कलकत्ता का जो बंगाली खाना और बंगाल के रसगुल्ले और यहाँ की साड़ियाँ, तो हम लोगों को ये मौका मिले इस कल्चरल एक्सचेंज का, उसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, शब्बा खैर, नमस्कार। सज्जाद बुलाएंगे अपनी दो बहनों को जल्दी। और हम आखिर में बस, जी बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में बस मैं ये कहना चाहूंगी कि सियासी सतह पर जो कुछ भी हो, हमारा काम है मोहब्बत का। जहां तक पहले दोनों मुल्कों में अमन रहे, मोहब्बत रहे, और दोनों मुल्कों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहे हैं। भले ही हमारे बीच में एक सरहद की दीवार खड़ी है, लेकिन वो बस कागज पे रहे। हम दोनों मुल्कों के लोगों के बीच में मोहब्बत रहे, और सब दोनों मुल्क तरक्की करे, आगे बढ़े। तो इसी के साथ हम आज का हमारा प्रोग्राम खत्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सबका, फिर मिलेंगे।
एक नए प्रोग्राम के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, शब्बा खैर।